अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पायलोनेफ्राइटिस, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट अगर हम यूटीआईज को ट्रीट नहीं करते तो उसकी वजह से सेकेंडरीली क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी हो जाता है, उसको हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब पायलोनेफ्राइटिस में हो क्या रहा था कि पहले तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही थी किडनी में, और अगर उसको हमने ट्रीट नहीं किया था तो अल्टीमेटली क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पे बिल्कुल जो है किडनी का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया था। अब होता क्या है कि किडनी में ना इंजरी स्टार्ट हो जाती है। इंजरी अब अभी रीनल फेलियर नहीं हुआ, अभी रीनल फेलियर से पहले की स्टेट है जिसमें क्या होगा, अभी जो हमने पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी हो जाती है कि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं किडनी की, दिस इज शोइंग यू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, जिसमें ग्लोमेरुलस है, उससे आगे जो है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। इनमें क्या होगा, इनमें क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी की हमने बात करनी है और वो किस तरह से किडनी के फंक्शन को ख़राब कर देती है। जब इंजरी हो जाएगी किडनी की तो किडनी के जितने भी फंक्शंस होंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। किडनी ने यूरिन बनाना था, अब वो प्रॉपर यूरिन नहीं बना पाएगी। पेशेंट को ओलिगोयूरिया का साइन आना शुरू हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली किडनी जो हार्मफुल पार्टिकल्स बाहर निकाल रही थी अब वो बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर किडनी का जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यही हमने बात करनी है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। तो इसमें जो मेजरली हमने पढ़नी होती है वो ट्यूब्यूल्स की बात करें तो किडनी की जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस में है कि व्हाट इज़ द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इट इज़ द एक्यूट डिक्लाइन इन द रीनल फंक्शन, जिसमें क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं ट्यूबुलर इंजरी के। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट रीनल फेलियर का। ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। कहते हैं ना, किडनी किसी की किडनी फेल हो गई है, अब उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे पहले की जो स्टेज है ना वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। तो उसमें दो तरह की इंजरीज़ होती है, एक कोई टॉक्सिक इंजरी होती है, दूसरा उसमें इस्कीमिक इंजरी होती है ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, अब हमारे पास जो है टॉक्सिक इंजरी में हम जो बात करेंगे वो ये है कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसने किडनी को इंजर करना है, और इस्कीमिया जो है उसको में किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, जिसकी वजह से किडनी इज़ गोइंग टू हैव द डिक्लाइन इन फंक्शन। ये बात होती है सिंपल सी। ठीक है, अब देखें कि अगर हम बात करें कि टॉक्सिक इंजरी में कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं तो वो पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, पॉइजन्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स पढ़ी होंगी वो होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास आते हैं टॉक्सिक इंजरी कॉज करने में सब्सटेंसेस। इस्कीमिक में क्या हो सकता है, पेशेंट की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोई पेशेंट जो है वो सड़क पे गिरा है, उसको ट्रॉमा हो गया बहुत ज़्यादा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे उसका सारा ब्लड लॉस हो गया, हाइपोटेंशन में चला गया, शॉक में चला गया, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। ठीक है, ऐसे हो सकता है। या हमारे पास उसकी पैंक्रेटाइटिस का केस है या सेप्टिसीमिया का केस है, हो गया मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो रही हैं, उसकी वजह से हो सकता है। हिमोलाइटिक क्राइसिस हो सकता है, मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। मायोग्लोबिन यूरिया मोस्टली जो ट्रॉमा होता है ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, उसमें मसल्स में से प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, वो किडनी को डैमेज करती है आगे। तो ये जो है ना, तो इस्कीमिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी किडनी की। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी, ट्यूबुलर इंजरी होगी। टॉक्सिक भी इंजरी करवा रही है ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स है मोस्टली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होते हैं यहाँ पे ज़्यादा इंजरी होती है। ठीक है, ट्यूबुलर इंजरी कौन कौन करवा रहा है, टॉक्सिक इंजरी और इस्कीमिक इंजरी। ठीक है, उसकी वजह से तीन चीज़ें होती हैं ये वाली। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या हैं यहाँ से हम इसकी पिक्चर से देखते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी पिक्चर है। ये देखें, इस्कीमिक और टॉक्सिक इंसल्ट हो रही थी हमारे जो बेचारे ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स उनकी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो जो सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी। कहानी इनकी सुन लें, बहुत ईजी सी है कि वो जो वहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, देखें कैसे इंजर हो गए हैं और इंजरी हो गई है। ट्यूबुलर इंजरी की वजह से वो कहाँ आ गए हैं, सारे ल्यूमेन के अंदर, वहाँ पर जाके उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, और जब यहाँ से वो यहाँ से ट्यूबुलर सेल्स ख़त्म हो गए हैं तो वो सारा जो फ्लूइड है वो भी बैक लीक होना शुरू हो गया। ठीक है, बैक लीक मीन्स कि ब्लड में जाना शुरू हो गया। तो तीन यहाँ पे काम मेजर हो रहे हैं। एक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ट्यूबुलर इंजरी की वजह से। ठीक है, ट्यूबुलर इंजरी की वजह से सारे सेल्स जो है वो ल्यूमेन में आ गए हैं, उतर उतर के इधर जमा होना शुरू हो गया, उन्होंने ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और बाकी जब यहाँ से ट्यूबुलर सेल्स ख़त्म हो रहे हैं तो सारा जो फ्लूइड है वो कहाँ पर जा रहा है, बैक लीक होकर इंटस्टिशियम में जा रहा है। ठीक हो गया। तो अब देखें,
यहाँ पे यूरिन जा रहा था, इधर बेचारा आराम से जा रहा था, अब यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, रास्ते में रास्ता ब्लॉक हो गया है, ठीक है, और यहाँ से रास्ता खुल गया है। तो अब वो नीचे जाएगा किडनी से या वो वापस आना शुरू कर देगा, ऐसे ही होगा ना। तो किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना। तो यही बात है कि ट्यूबुलर बैक लीक होती है, स्लफ्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। और जब बैक लीक होता है सारा, जब हमारे पास फ्लूइड जो है वो इंटेस्टिशियम में आना शुरू हो जाता है, तो इंटेस्टिशियम में भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यही कहानी है इसकी, ठीक है। और अल्टीमेटली दो काम होने होते हैं। दो काम क्या होने होते हैं कि यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यूरिन अब कम आना शुरू हो जाएगा किडनी से, ठीक है, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि जीएफआर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जीएफआर जो होता है ना वो दो तरह से कम होता है। एक तो ये है कि जो हमारे पास है इस्कीमिया, उन्होंने वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई हुई है जिसकी वजह से ब्लड ही नहीं जा रहा है, ये देखें एफ्रंट आर्टेरियोलर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है जिसकी वजह से वहाँ से फ्लूइड ही नहीं जा रहा, जिसने वहाँ पे जाके जीएफआर तब भी होता है ना जब फ्लूइड पीछे से आ रहा होता है, तो वो जीएफआर कम हो जाएगा इस्कीमिया की वजह से, या अल्टीमेटली इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जीएफआर कम हो रहा है, ठीक है। यूरिन जो आउटफ्लो है वो कम हो रहा है, यही यही सारी इसकी पैथोजेनेसिस। ये देखें इसमें ये बताया हुआ है कि ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादातर होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। जब यहाँ से ट्यूबुलर सेल्स सारे जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे ल्यूमेन को आके ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, और यहाँ से जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो सारा फ्लूइड जो है वो इंटेस्टिशियम में जाना शुरू कर देगा, बैक लीक होगा और इंटेस्टिशियल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। किडनी जो यूरिन बना रही थी, अब वो यूरिन यहाँ पे ही फंस जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ही फंस जाएगा और पीछे आना शुरू हो जाएगा, इंटेस्टिशियम में जमा होना शुरू हो जाएगा और इधर से बाहर नहीं आएगा, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया हो जाएगा। और इसमें तकरीबन जो है ना एक दिन के अंदर 400 ml से कम हो जाता है यूरिन आना, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू होता है कि 400 ml से कम हो जाता है, ठीक है। और एक और काम होता है कि यूरिन भी नहीं आ रहा, और दूसरा जितने भी किडनी ने क्रेटिनिन और जो यूरिया नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करना था वो भी नहीं कर पाएगी, वो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इसकी स्टोरी होती है। तो अगर आपको ये पेपर में आता है तो आप इजीली बना सकते हैं कि इस्कीमिया हुआ, टॉक्सिक इंजरी हुई, उसकी वजह से वेजोकंस्ट्रक्शन की वजह से ट्यूबुलर इंजरी हुई, अल्टीमेटली क्या हुआ, तीन काम हुए। स्लफ्ड सेल्स आके उन्होंने ल्यूमेन को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ट्यूबुलर बैक लीक होना शुरू हो गया, इंटेस्टिशियल इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई। अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आ रहा है वो दो रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो क्या है कि जीएफआर कम हो रहा है, ठीक है, और यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। जो ग्रॉस होता है ना, ग्रॉस फीचर इसका एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का, जिसमें सारी ट्यूब्यूल जो है वो नेक्रोस्ड होती हैं। क्रॉसली जो हमारी किडनीज होती हैं वो दोनों स्वेल हुई होती हैं नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल से स्वेल हुई होती हैं। उनका जो कॉर्टेक्स होता है वो बिल्कुल पेल होता है, कॉर्टेक्स होता है ना बाहर, वो बिल्कुल पेल हो गया होता है, ठीक है। इस्कीमिया की वजह से हो सकता है कि ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा तो वो कॉर्टेक्स पेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेड्यूला होता है वो थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी चल रही होती है ना, तो वो थोड़ा सा ब्लड मतलब कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है, एडिमा वगैरह अंदर हुआ होता है। और जो ग्लोमेरुलस होते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो माइक्रोस्कोपिकली बात यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिकली, जो ग्लोमेरुलाई होंगे उनके बारे में सबसे पहले आपने बताना है कि वो बिल्कुल हमें नॉर्मल नज़र आते हैं। फिर आपने बात करनी है ट्यूब्यूल्स में आपको क्या नज़र आता है। ट्यूब्यूल्स में आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो डिस्टल जो हमारे पास होता है सेंडिंग लूप ऑफ हैंडले का, जो सेंडिंग लूप ऑफ हैंडले होता है थिक वाला, ठीक है, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे आउटर मेड्यूला वाला एरिया वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या नज़र आते हैं, आपको फोकल मल्टीपल एरियाज़ जो है डैमेज के नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, स्किप एरियाज़ नज़र आ रहे होते हैं, स्किप एरियाज़, ठीक है, मल्टीपल एरियाज़ ऑफ डैमेज, स्किप एरियाज़ नज़र आते हैं कि कहीं हमारे पास इस तरह ना ये स्किप एरिया, मतलब ये स्किप हो गया, फिर एक एरिया हो गया, फिर स्किप हो गया, इस तरह से एरियाज़ नज़र आते हैं। फिर आपने बात करनी होती है ट्यूब्यूल्स के बाद जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी बात करनी होती है। तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल जो है सिंप्लीफाई हो गए होते हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि उनकी उनकी भी नेक्रोसिस हो गई है, ठीक है, फ्लैट हो जाते हैं वो, उनकी लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी जो ये एपिथेलियल सेल्स है ना फॉर एग्जांपल, तो इनका एपिकल साइटोप्लाज्म होता है एपिक्स के ऊपर, ठीक है, वो जो होता है ना उसकी भी स्लफिंग होना शुरू हो जाती है, वो भी उतर उतर के ना हमारे ट्यूब्यूल्स में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एपिकल जो हमारे पास होता है ना, ये यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, ये जो एपिकल हमारे पास सेल्स है ना, एपिकल साइटोप्लाज्म, वहाँ से स्लफिंग हो रही है सेल्स की, ठीक है, वो हमारे जो है आगे उन्होंने ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस कर दिया सारे एज अ होल, ठीक है। एपिथेलियम के बाद हम बात करते हैं जो कास्ट्स बन रहे हैं, ये जो आपको ब्लू कलर के कास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन कास्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो नज़र आता है वो होता है
जो है स्लफ्ड एपिथेलियल साइटोप्लाज्म, ठीक है। एपिकल जो हमारे पास साइटोप्लाज्म एपिथेलियल सेल्स का वो स्लफ्ट ऑफ होकर यहाँ पे आया होता है नेक्रोटिक सेल्स का, ठीक है, नॉन नेक्रोटिक सेल्स का, दोनों का। और ये जो वैसे तो इन्होंने ब्लू कलर के दिखाए हुए हैं, लेकिन ये जो कास्ट होते हैं ना, ये जो बाहर आते हैं ना, ये ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के, ब्राउन पिगमेंटेड ग्रेनुलर कास्ट होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें ना प्रोटीन्स होती हैं, 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं कास्ट के अंदर, ये जो कास्ट बाहर आ रहे हैं, इनमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन के जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक एक प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन, ठीक है, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन होती है, ठीक है। ये एक्चुअली नॉर्मली जो हमारे डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल होता है ना, डिस्टल टिब्यूल और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये नॉर्मली ये जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ कर रहे होते हैं यूरिन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये भी आपके पास जो है ना यहाँ पे प्रोटीन्स आपकी यहाँ पे इस इन कास्ट के अंदर हमें मिलती हैं, ठीक है। एक हमें हीमोग्लोबिन मिल गई, प्लाज्मा प्रोटीन्स मिल गई, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स मिल गई। लेकिन अगर क्रश इंजरी हुई है, किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से मसल्स भी डैमेज हुए हैं, तो मसल्स की जो मायोग्लोबिन होगी वो भी आपको इनमें कास्ट के अंदर मिल सकती है। तो कास्ट जो होते हैं जो बाहर आ रहे होते हैं यूरिन के थ्रू, उनमें क्या होता है, उनमें स्लफ्ड एपिकल साइटोप्लाज्म होता है नेक्रोटिक सेल्स का और नॉन नेक्रोटिक सेल्स का, जिन और इसके अलावा ब्राउन कलर के होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, उनमें प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन हो सकती है, नहीं भी हो सकती, और टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन होती है, ठीक हो गया। तो अभी तक आपने जो है ग्लोमेरुलाई के बारे में बताया, आपने बताया कि ट्यूब्यूल्स आपको कैसे नज़र आ रही हैं, आपने बताया एपिथेलियल सेल्स कैसे नज़र आ रहे हैं ट्यूबुलर, और उसके बाद आपने बताया कि आपको कास्ट कैसे नज़र आ रही है। इसके बाद आपने बताना है कि जो ट्यूबुलर ल्यूमेन होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई होती है और डायलेशन ऑफ ल्यूमेन हो जाती है। जब वो अंदर जमा हो जाते हैं तो ल्यूमेन डायलेट कर जाता है ट्यूब्यूल्स का। फिर आपने बताना है जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी जो आइसा उनकी जो बेस में मेम्ब्रेन होती है वो भी रप्चर हो जाती है, ठीक है, जिसको आप ट्यूबुलर एक्सिस कहते हो। उसके बाद आपने बताना है कि क्योंकि एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो वो जो रिमेनिंग सेल्स होंगे, जो बाकी बच्चे होंगे, उनकी रीजनरेशन स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। तो एपिथेलियल रीजनरेशन होगी, ठीक हो गया। उसके बाद इंटरस्टिशियम हमारा रह गया। इंटरस्टिशियम जो यहाँ पे इर्द गिर्द वाला इंटरस्टिशियम है, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन मिल रही होगी, सेल्स मिल रहे होंगे, एडिमा मिल रहा होगा, ल्यूकोसाइट्स मिल रहे होंगे, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड वेजल्स की, तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती हैं इसमें। अगर मतलब इस्कीमिक टाइप में तो ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व होगी, लेकिन इर्द गिर्द वाली जो ब्लड वेजल्स होती हैं बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो ये इसका सारा था कहानी के किस तरह से आपको कौन कौन सी चीज़ कैसी कैसी नज़र आएगी। ग्रॉसली आपने बताना है, उसके बाद आपने बताना है माइक्रोस्कोपिकली बारी बारी सारे नेफ्रॉन के एरियाज़ के बारे में बता देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी जो है ना इंशाल्लाह जो है मॉर्फोलॉजी तैयार हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो पेशेंट होता है इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि डिक्रीज्ड जीएफआर होगा, ओलिगोयूरिया होगा, किडनी के जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस होंगे वो ख़राब हो गए होंगे, यूरिन में जो है वो क्रिएटिनिन और बन का लेवल जो है बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एसिडोसिस हो जाएगी, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, यही सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा था हमारे पास एक्यूट टिपुलर नेक्रोसिस। इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी पैथोजेनेसिस है, किस तरह से होती है। उसके बाद ये आपने जो है ना अच्छे से कर लेना है। इसमें ये सारे कॉजेज़ बताए हुए हैं, इस्कीमिया, ठीक है, टॉक्सिक इंजरी या कॉम्बिनेशन ऑफ इस्कीमिया एंड द नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपने इसको यूक्यू के लिए तैयार करना है, ठीक है। इस्कीमिया क्यों होता है? ड्यू टू द डिक्रीज और इंटरप्टेड ब्लड फ्लो होता है, इसको आप इस्कीमिक कहते हो। इसमें होता क्या है कि जो है सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम किसी तरह कम हो गया, लॉस ऑफ ब्लड है, लॉस ऑफ फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ मैसिव हेमरेज या बर्न्स की फॉर्म में, डिहाइड्रेशन की वजह से, डायरिया की वजह से, सेप्टिक शॉक की वजह से, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। या हमारे पास जो इंट्रारीनल ब्लड वेजल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं किसी वजह से, लाइक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, सिस्टेमिक कंडीशंस, फॉर एग्जांपल DIC, ठीक है। तो इस्कीमिया दो तरह से हो सकता है, या तो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम में खराबी आ रही है या फिर रीनल ब्लड वेजल्स में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। उसके आपने कॉजेज एक दो देख ले। उसके बाद टॉक्सिक इंजरी जो है वो किस तरह से हो सकती है? नेफ्रोटॉक्सिक में एंटीबायोटिक से हो सकती है। मैंने आपको बताया कि माइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन वगैरह जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मर्करी, लेड, सिस्प्लास्टिन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक टेट्रा क्लोराइड एंड मिथाइल ग्लाइकोल, और इसके अलावा रेडिएशन की वजह से किडनी ट्यूब्यूल्स की डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन इन दोनों का हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई मिसमैच्ड, उसकी वजह से, या हीमोलाइटिक क्राइसिस आ गया लाइक सिकल सेल एनीमिया, या हमारे पास स्केलेटल इंजरीज हुई हैं मायोग्लोबिन यूरिया की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसमें क्या होता है कि हम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आपका
जो है वो आया हुआ था मेरा भी पेपर में कि जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है ना, जो इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टिशियम का नेफ्राइटिस होता है, मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं ना उनकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। ये ऐसे सिनेरियो बना के आते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट था, उसने बहुत ज़्यादा ये ड्रग फॉर एग्जांपल उसने एस्पाइरिन बहुत ज़्यादा यूज़ की, उसकी किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है, तो बताएं कि ये क्या कौन सा नेफ्राइटिस होगा। तो ड्रग्स के हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो नेफ्राइटिस होता है ना वो इंटरस्टिशियल, ठीक है, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है। फिर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देखें कि पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर्स हैं या प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, सारा यूरिन जो है वो बैक फ्लो होना शुरू हो गया वेजाइको यूरिटरल रिफ्लेक्स की वजह से। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये जो है ना नेक्रोसिस, तो ये सारे कॉजेज़ इसके दरअसल हैं कि किस वजह से जो है ना ट्यूबुलर इंजरी होती है। अब ये देखें, इसका आया हुआ यूक्यू के 22 ईयर ओल्ड मेल है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ उसको, जिसकी वजह से वो हाइपोटेंसिव हो गया और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसने की और उसके बाद जो है 36 आवर्स के अंदर उसका यूरिन आउटपुट कम होना शुरू हो गया, उसके ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होना शुरू हो गया, उसको जो है वो यूरिन आउटपुट कम हो गया, ओलिगोयूरिया हो गया। लैब स्टडीज़ जब हमने करवाई तो पोटेशियम लेवल 1 और क्रेटिनिन लेवल उन्होंने बताया हुआ है और माइल्ड हेमेचूरिया भी है उसको, ठीक है, मतलब यूरिन में ब्लड आ रहा है और प्रोटीन यूरिया भी है, ग्रैनुलर कास्ट्स भी हैं, ठीक है, रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जो है वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में है। तो ये सारा कुछ आपको लीड कर रहा है टू द कि आपकी स्फीयर जो है किडनी इंजरी हुई है, किडनी फेल नहीं हुई है अभी, अभी किडनी इंजरी की तरफ जा रही है। उसको ट्रीट नहीं करते तो फिर वो किडनी फेल होती है और फिर हमें डायलिसिस वगैरह की तरफ जाना पड़ता है। तो डायग्नोसिस आपकी क्या होगी, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी या नेक्रोसिस। वैसे ना इसको नेक्रोसिस नहीं कहना चाहिए, ये मोस्टली नेक्रोसिस होता है कि नेक्रोसिस बंदा मतलब डेड हो गया सब कुछ। ये रिवर्सिबल स्टेट होती है, हम इसको किडनी को ठीक कर सकते हैं ना, तो इस वजह से इंजरी कुछ लोग कहते हैं कि इसको एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी ही कहना चाहिए सिर्फ, ठीक है। और इसके 3 कॉजेज़ आपने बताने हैं। अभी मैंने आपको एक टेबल एक्सप्लेन किया जिसमें इतने ज़्यादा कॉजेज़ थे और आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो इंशाल्लाह। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।